हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़े 2-3 कॉन्सेप्ट और बाकी हैं जिसको हम करेंगे। फिर अपन अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे लिए, तो ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है +2 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक है +2 माइक्रोकूलाम का आवेश, दूसरा है +6 माइक्रोकूलाम का आवेश, और ये एक दूसरे को किससे प्रतिकर्षित देते हैं, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये है। हाँ, आगे है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। पहले तो इसमें 12 न्यूटन का बल लग रहा है, फिर बोल रहा है कि अब क्या करते हैं, प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दे, तब कितना बल लगेगा। ठीक है, तो लेट सपोज मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, r होगी। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में r²। तो F हमको पता ही है, 9 इंटू 10 के पावर 9 हो गया। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो इंटू Q2 की वैल्यू 6 माइक्रो बटे में r²। लेट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को कितना दे देते हैं, -4 माइक्रोकूलाम दे देते हैं। तो इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो जब इसको दिया तो कितना बचेगा, -2 माइक्रोकूलाम। न्यू सिचुएशन, न्यू केस। ठीक है ना, न्यू केस क्या करेगा, एक -2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम। दिख रहा है, लेकिन अभी भी इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, r ही रहेगी। मान लिया नया वाला जो बल लग रहा हो कितना हो जाए, F'। तो अगर मैं F' की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 माइक्रो गुणे में 2 माइक्रो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब होता नहीं हमको, और डिवाइडेड बाई r²। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। सही है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सी को 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12/F', इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। ये आपको ध्यान देना है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो 12 बाई कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 के पावर 9, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बटे में आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। तो 9 इंटू 10 के पावर 9, 2 माइक्रो गुणे 2 माइक्रो बटे में r²। अब फिर क्या हो जाएगा, 2 माइक्रो गुणे 6 माइक्रो ऊपर वाले का है बटे में r², नीचे वाले का कितना है, 2 माइक्रो गुणे 2 माइक्रो बटे में कितना है जी, r²। तो r² से r² कैंसिल, माइक्रोन से माइक्रोन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 तिया 6, यानी अपना आंसर कितना आने वाला है, 12/F' इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया तो अपना आंसर आ गया 3। तो मैं अगर बात करूँ तो 12 बराबर 3F' हो जाएगा। तो 3 इधर चला जाएगा तो 12/3 बराबर F' हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। तो अपना नया वाला जो बल होगा वो 4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए, हाँ ठीक, 4 न्यूटन हो जाएगा। वो भी कैसा, आकर्षण, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। तो फिर से फंडा समझ लीजिए, पहले हमने नॉर्मल वाला फोर्स लिख लिया। नॉर्मल वाला फोर्स में हमारे पास ये आर नहीं थी, आप चाहते तो यहाँ से आर निकाल के इसमें पुट करते तब भी सेम आंसर आता, लेकिन निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि समीकरण 1 में भी आएगा, समीकरण 2 में भी आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे कट जाएगा। यहाँ पे देख लो, डिवाइड कर दिया हमने, r² से r² कर गया, माइक्रोन से माइक्रोन दोनों कर गया, 2 से 2 कर गया, 2 तिया 6 कर गया। और ये तो पहले से ही कर रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो 9 इंटू 10 के पावर 9, और हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अपन फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो करिए जल्दी से, फिर इसको क्या करते हैं, अपन आगे करते हैं।
आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अपन आगे करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं सतत आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल कितना होता है। अभी तो हमने सिंगल सिंगल चार्जेस देख रहे हैं, अब ढेर सारा चार्जेस आ जाए और किसी पॉइंट में पूछूं कितना बल लगेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से सुनो क्या होता है। हेडिंग हमारा क्या है, सतत आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, ठीक है। सतत आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल। तो ध्यान से देखो क्या बात हो रही है। बात तो हो रही है कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे नॉर्मल चीज़ें, एक Q1 और एक Q2, बताओ कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा तुरंत और अपना आंसर आ जाएगा। मैं कहूँ एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने कि एक रॉड है जिसपे ढेर सारा इन्फिनिट चार्जेस फैले हुए हैं ना, आप गिन नहीं सकते इतने चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी पॉइंट Q पे R पे निकालना है आपको, बताओ यहाँ से इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। तब सारे चार्जेस लगाएंगे ना, ई वाला प्लस, ई वाला प्लस, ई वाला सारा लगाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं जिसको मैं अभी आपको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, सतत आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, ये 3 प्रकार से हो सकता है ना, ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। यानी जब भी आवेश किसमें फैले हो, एक रैखिक यानी एक लाइन में हो। तो लेट सपोज मान लो ये एक रॉड है जिस पे ढेर सारा प्लस आवेश फैला हुआ है, इसके कारण किसी R दूरी पे कोई बिंदु अपना क्या है, Q रखा हुआ है, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, Q0 है मान लो एक बार के लिए, Q0 कोई बिंदु P है, ठीक है। इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना, ध्यान से आप समझो। यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, हम बहुत ही छोटे लेंथ के लिए यानी इस डीएल लंबाई के लिए क्या मान लेते हैं, dq आवेश मान लेते हैं, ठीक है। डीएल लंबाई के लिए एक dq आवेश मान लेते हैं और यहाँ पे हम लाते हैं क्या, लेमडा। लेमडा बराबर होता है dq/dl। तो अगर मैं dq की बात करूँ तो dq कितना हो जाएगा, लेमडा dl। यहाँ पे लेमडा क्या है, यहाँ पे लेमडा है रैखिक आवेश घनत्व, क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। क्यों रैखिक आवेश घनत्व हमने लिया, हम मान लेते कि छोटे से लेंथ में इतनी चार्जेस होंगे, तो लेंथ दुगना करूंगा तो दुगना चार्जेस, तिगुना करूंगा तो तिगुना चार्जेस, चौगुना करूंगा तो चौगुना चार्जेस। तो पहले हम छोटे से लिए निकाल लेते हैं, छोटे से लेंथ के लिए छोटा सा आवेश निकाल लेते हैं, फिर इस लेंथ को हम क्या करेंगे, बड़ा सा कर देंगे। अब बड़ा सा कर देंगे तो सारे चार्जेस की वजह से क्या आ जाएगा, इस पर फोर्स आ जाएगा। तो dq बराबर क्या हो गया, लेमडा dl हो गया, ठीक है। जहाँ पे लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है। ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा। फिर इसके लिए अब मेरे पास चार्ज आ गया, क्या आ गया मेरे पास चार्ज, एक आ गया dq और इसी से r दूरी पर, ठीक है ना, क्या है अपना Q0, ठीक है। अगर मैं इसमें कूलॉम्स लॉ अप्लाई करूं तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है हमारे लिए, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 इंटू dq बटे में r² और क्या हो जाएगा r कैप। अगर F वेक्टर की बात करूं तो साधारण भाषा में मैंने आपको बता दिया था। तो अगर मैं dF वेक्टर की बात करूं, छोटा बल होगा ना, क्योंकि आवेश बहुत ही छोटा है तो अब बल भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन किया
तो 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू डी क्यू आर कैफ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो आ जाएगा एफ। याद रखना डी एफ का इंटीग्रेशन हमेशा कितना आएगा, एफ वेक्टर। अगर मैं आपके सामने लिखूँ एफ के पावर एन डी एफ वेक्टर तो ये आ जाता है एफ के पावर n+1 बटे में n+1। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। क्यू नॉट भी कॉमन है तो क्यू नॉट को भी बाहर रख दो। अब अंदर आया डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल बटे में आर स्क्वायर आर कैफ। तो ये अपना होता है फोर्स, सतत आवेश के कारण लगने वाला बल। तो अभी हमने रैखिक आवेश वितरण पढ़ा है, अभी हम क्षेत्रफल आवेश वितरण पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद आयतन आवेश वितरण भी पढ़ेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, बना लीजिए इसको। ठीक है, अगर आपको इसको PDF फॉर्म आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम DL लेंथ के लिए DQ मान लेंगे और फिर क्या निकालेंगे, एक फोर्स निकालेंगे। उस फोर्स को बहुत ही बड़ा कर देंगे। इंटीग्रेशन का काम होता है कि इन्हीं चीज़ों को बहुत बड़ा करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ये बहुत बड़ा कर देता है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, दूसरे बच्चों को भी बताओ कि क्लासेस स्टार्ट हैं, वो आके देखें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये तो हो गया रैखिक आवेश वितरण। अब आ गया क्षेत्रीय आवेश वितरण कैसे होगा। ठीक है, तो दूसरा आवेश, हमारा दूसरा नाम क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, अब कहाँ आ जाएगा आवेश, कहाँ आ जाएगा, पूरे सरफेस पे। जैसे अपना वृत्त ले लो या गोला ले लो, ये सब चीज़ें से क्या होती है, सरफेस पे मान लो चार्जेस आ गए, एक्स में भी हो और वाई अक्ष में भी हो। इसका मतलब होता है दोनों अक्ष में होने का मतलब ये है कि आवेश क्या हो गया, सरफेस जैसा हो गया। तो लेट सपोज ये मान लो प्लस 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 है अपना। ठीक है, ये ढेर सारा प्लस है। मान लो कोई बिंदु इससे r दूरी पर है, इस पे हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक छोटा सा सर्कल ले लेंगे, छोटा सा, जिसका एरिया कितना होगा dA और इस पे आवेश कितना होगा dQ। ठीक है, dA और dQ। चलिए बात करते हैं अपन क्या, डी और dQ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो यहाँ पे आता है सिग्मा बराबर dQ बाई dA। तो dQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा dA। ठीक है ना, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये सिग्मा है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले काम यही करना पड़ेगा। अगर वो आवेश वितरण का सवाल है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सबसे पहले निकालना है। फिर हमारे पास आ गया dQ और इससे r दूरी पर क्या आ गया, Q नॉट। तो अगर मैं इसके बीच कूलॉम्स लॉ लगा दूँ तो DF वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट इंटू DQ बटे में r स्क्वायर r कैप। तो DF वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q नॉट बटे r स्क्वायर और DQ की वैल्यू हमारे लिए कितना होगी, सिग्मा DA इंटू r कैफ।
तो मैं दोनों बच्चों का अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो डी एफ वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर सिग्मा डी ए आर कैप। तो इधर आ जाएगा एफ वेक्टर, इधर जो कांस्टेंट है वो है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट भी आ जाएगा, अंदर बचेगा सिग्मा डी ए बटे में आर स्क्वायर आर कैप। ये अपना क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और लिमिट लगाने के लिए बाद में कर लेंगे, ये लिमिट लगाने वाला सिस्टम बाद में करेंगे, ठीक है। नॉर्मली इस पर बोर्ड में सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, तो अपन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से बना लीजिए। पृष्ठीय आवेश वितरण में कैसे निकाला जाता है, फोर्स कितना होगा कितना नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग है हमारा तीसरा हेडिंग है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण में क्या होता है कि आप किस में आ जाएंगे, 3D में। तो लेट सपोज कुछ ऐसा डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, इस पे ढेर सारा आवेश फैला हुआ है, ठीक है ना। 3D डायग्राम है, 3D मतलब एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष में फैला होगा। तो समझो ये हो गया। मान लो कोई बिंदु इससे आर दूरी पर है, जो कि P है, यहाँ पे रखा हुआ है Q नॉट। तो कितना फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक 3D डायग्राम ले लेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो क्यूब, ठीक है, जिसका आयतन हम क्या मान लेंगे dV और आवेश कितना मान लेंगे dQ, ठीक है, इतना हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, रो होता है, रो बराबर होता है dQ बटे में dV। तो अगर मैं dQ की वैल्यू लिखूँगा तो क्या हो जाएगा रो dV, ठीक है। और फिर इसको बाहर लाते हैं, dQ यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या हो गया Q नॉट, और बीच की दूरी कितनी है, अभी R है, ठीक है। तो मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, F वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू DQ बटे में आर स्क्वायर और इंटू आर कैफ, छोटा सा बल होगा ये। तो डी एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई रो डी भी इंटू आर कैफ। तो मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर और रो डी भी इंटू आर कैप। तो यहाँ से अगर मैं डी एफ वेक्टर का अगर समाकलन किया है तो कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो कहाँ चला जाएगा बाहर, क्यू नॉट भी कॉमन है तो बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/r स्क्वायर रो डी भी इंटू आर कैप, ये अपना बचेगा। तो ये अपना फोर्स हो गया आयतन आवेश वितरण। तो हमने कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र सीखने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम 1-2 उदाहरण भी करेंगे, 2-4 उदाहरण करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। तो चलिए मैं बोर्ड वाले क्वेश्चन खोजता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, फिर आगे लेक्चर का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब हम करने वाले कुछ एग्जाम्पल इस पे, ठीक है ना, फिर अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र। एग्जाम्पल है 2007 बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। तो पहला है प्लस 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, और दूसरा बिंदु आवेश है प्लस 10 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, प्लस 10 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। अब परस्पर कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ, आराम आराम से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। कह रहा है दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 तथा 10 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर आवेश को रखा जाए कि उस पर वैद्युत बल कितना हो? 0 हो। ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनो। ध्यान से देखो, जब ये दोनों प्लस आवेश होंगे ना, Q1 और Q2, तो याद रखना जो तीसरा बिंदु Q है, Q3, वो हमेशा बीच में रखा जाता है, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये प्लस है, ये प्लस है तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो बीच में रखोगे तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। अगर आपने साइड साइड में रख दिया तो 0 फोर्स नहीं लगेगा। तो किस Q3 को कहाँ रख देते हैं? बीच में। ठीक है, तो मान लेते हैं इससे x दूरी पर होगा, तो इससे कितनी दूरी पर होगा? 1 - x दूरी पर होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या लगाने वाला है कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाने वाले हैं F1 बराबर F2। ठीक है, तो F1 बराबर F2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटे में क्या हो जाएगा? x² बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2 बटे में कितना हो जाएगा? 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, और यहाँ से Q3 भी कट हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻19 बटे में x² इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 × 10⁻19 बटे में 1 - x का होल स्क्वायर। तो 5 × 2 = 10, और ये तो कट हो जाएंगे। तो एक्चुअली कितना लिखा हुआ है? 1 - x² इधर हो गया, इधर कितना हो गया? 2x²। अगर मैं अच्छे से बताऊँ आपको तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट में 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। या तो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो देखो कैसे करेंगे। ये 2x² हो गया, 1 - x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? अंडर रूट में 2x²। तो 1 - x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2x हो जाएगा। फिर 1 बराबर √2x प्लस x हो जाएगा। x को इधर लाए, इधर उधर माइनस था, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं नीचे वाले में से x कॉमन कर दूँ तो √2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/√2 + 1। तो अगर मैं इसको सीरियसली में सॉल्व करूँ तो 1.41 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 1 कितना हो जाएगा? 2.414 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, अपन ट्राई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? मान लो ये आ जाएगा 0.41, ठीक है, 0.41 मीटर आ जाएगा, के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर 0.41 मीटर के आसपास। तो 0.41 मीटर कहाँ से होगा? यहाँ से, और यहाँ से एक में से 0.41 घटा देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 59 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तो अगला एग्जाम्पल है, दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो दो अल्फा कण हैं। अल्फा कण का मतलब होता है प्रत्येक पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक पे 2 इलेक्ट्रॉन है, Q1 पे भी और Q2 पे भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक का मतलब कितने प्रोटॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो गए। सही है, तो वही है अल्फा कण अपना। सही है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। कह रहा है कि ये 0.1 एंगस्ट्रॉम पर रखे हुए हैं, यानी 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 एंगस्ट्रॉम को हो इसको। तो बताओ इनके बीच कितना बल लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, एफ बराबर क्या लगा देंगे, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R²। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। ठीक है। फिर आगे बात करें Q2 की, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 बटे में R² यानी 10.1 गुणे 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर। तो मीटर को हटाते हैं। यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो नंबर को पहले आगे लिख लो, 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 1.6। फिर पावर की बात करूँ तो 10⁻9 हो गया, और ये वाला पावर मिलकर कितना हो गया, 10⁻38। देखो ये नंबर आगे लिख दिया, ये वाला नंबर भी आगे लिख दिया। 10⁻9 था, 9 लिख दिया, 10⁻38 हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाले को ध्यान से देखो। ठीक है, नीचे वाले को ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 गुणे 10⁻1 लिख दूँ, 10.1 को, इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो 9 दूनी 18 दूना 36, 36 गुणे अभी कितना हो गया, 16 16 में 256, यानी 2.56 हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, -29। दिख रहा है, इसको ऐड किया, -38 प्लस 9 मिलकर कितना हो जाएगा, -29। नीचे ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻11 का स्क्वायर। यह बराबर कितना आ जाएगा, 36 गुणे 2.56 इंटू 10⁻29, और नीचे कितना हो जाएगा, 10⁻22। तो 10⁻22 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह बराबर 36 गुणे 2.56 गुणे में 10⁻19 और गुणे में 10⁻22। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 गुणे 2.56, और इसको सॉल्व किया तो 10⁻7 आ जाएगा। तो 36 का गुणा 256 में करना है, साइड में कर लो। जहाँ के 36 की 6, 3, 6 पंजे 30, 3 33, 6 दूनी 12, 12 3 15, 3 6 18, 3 5 15, 1 16, और 3 दूनी 6 7। इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो 92.16। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू 10⁻7 न्यूटन। ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कर लीजिए इसको, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो आज हमने क्या किया, कूलॉम्स लॉ के कुछ सवाल देखे हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू देखी है। तो आपको अल्फा कण याद रखना है। अल्फा कण का मतलब कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण मतलब कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है, सही है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं अपन लोग। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है।